एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी होते हैं और एक दिन उनकी पत्नी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो रिटायर्ड बैंक अधिकारी अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और वहां पर एडमिट कराने के बाद जब डॉक्टर उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं तो इलाज के दौरान ही डॉक्टरों को यह पता चलता है कि इस पेशेंट को कैंसर है और ये बात डॉक्टर उस बैंक अधिकारी को बता देते हैं कि आपकी पत्नी को कैंसर है। तभी वो रिटायर्ड बैंक अधिकारी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और वहां पर लगभग 1.5 से 2 महीना उनका इलाज चलता है। और फिर एक दिन डॉक्टर कहते हैं उस रिटायर्ड बैंक अधिकारी से कि हम आपकी पत्नी को अब बचा नहीं पाएंगे, कैंसर इनका लास्ट स्टेज पर है और चाहो तो आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। जैसे ही ये बात रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुनते हैं तो उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं और अपनी पत्नी से वो बात करने लगते हैं और पत्नी को भी एहसास होने लगता है कि अब उनकी जिंदगी चंद रोज की ही है और वो अपने पति से कहती है कि तुम परेशान मत हो और शायद अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही पत्नी ये बात बोलती है तभी उस बैंक अधिकारी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहते हैं कि जितना इलाज में पैसा लगेगा मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। और इसी दौरान बात करते करते ही उनकी पत्नी दम तोड़ देती है। उनका एक बेटा होता है जो कि बाहर रहकर नौकरी कर रहा है और जब माँ का देहांत हो जाता है तो वो बेटा अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहना। लेकिन वहीं पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी अपने बेटे को मना कर देते हैं साथ जाने के लिए और कहते हैं कि जहां पर मैं पला बड़ा हूं और जहां मेरे यार दोस्त हैं, अब मैं बची हुई बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारूंगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर वो अपने घर पर रहने लगते हैं और एक दिन उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही खूबसूरत हसीन लड़की से। लेकिन शायद ये रिटायर्ड बैंक अधिकारी ये भूल गए थे कि दरअसल जो लड़की उन्हें मिली है ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये वो विषकन्या है जिसको पीने के बाद इनकी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। तो क्या है पूरी कहानी का मामला हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आपसे वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तराखंड के देहरादून की। उसी देहरादून का एक रोड है राज रोड और उसी में ये बैंक रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम सुहेल है और बहू का नाम नैन्सी है। बेटा और बहू दोनों मुंबई में रहकर जॉब करते हैं और अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है जिससे इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वहीं पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी अजय कुमार की पत्नी का देहांत हो जाता है कैंसर की वजह से और जब उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो उनका बेटा सुहेल कहता है कि पिताजी आप मेरे साथ मुंबई चलो और वहीं रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन अजय कुमार अपने बेटे को मना कर देते हैं और कहते हैं मैं यहीं रहूंगा। अब क्योंकि घर पे कोई नहीं होता है तो बेटे को लगता है कि पिताजी कैसे अपने अकेलेपन को दूर करेंगे और अकेले कैसे रहेंगे। तभी एक बड़ा सा टीवी लाते हैं और पिताजी के रूम पर लगवा देते हैं और उसमें इंटरनेट की भी सुविधा करवा देते हैं। फिर बेटा और बहू दोनों मुंबई चले जाते हैं। अब अजय कुमार सुबह अपना मॉर्निंग वॉक करते, थोड़ा बहुत टहलते, कुछ उनके बुजुर्ग यार दोस्त होते हैं कभी उनके पास बैठते और कभी टीवी पर अपना टाइम गुजार लिया करते थे। लेकिन अकेलापन इंसान को तोड़ देता है और अकेला आदमी कब तक टीवी देखेगा, कब तक दोस्तों के पास बैठेगा और इसी तरीके से उनकी जिंदगी कट रही होती है। जब कभी उनको अकेलेपन का ज्यादा एहसास होता तो वो अपने बेटे से बात कर लिया करते और एक दिन वो अपने बेटे को फोन लगाकर बात कर रहे होते हैं। तभी बेटा कहता है कि पिताजी मैंने आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया है और मैं अपने दोस्त के हाथ से आपको भिजवा दूंगा। दरअसल वो गिफ्ट होता है एक फोन। और एक दिन बेटे का दोस्त मुंबई से देहरादून आता है और अजय कुमार को वो फोन दे देते हैं और साथ साथ ही फोन पर कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी अजय कुमार के खोल देते हैं, जिससे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये चीजें
उस पर डाउनलोड कर देते हैं। अब अजय कुमार का कभी फोन पर टाइम गुजरता तो कभी टीवी पर तो कभी अपने दोस्तों पर, और ज्यादातर उनका टाइम अब फेसबुक पर गुजरने लगा। और फेसबुक पर एक दिन वो रील्स देख रहे थे, तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि एक चांदनी नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। जैसी ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तभी अजय कुमार उस चांदनी नाम की लड़की की प्रोफाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि ये लड़की कोई विदेश में रहती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अपना फेसबुक चलाने लगते हैं। कुछ ही देर में उसी चांदनी नाम के अकाउंट से मैसेज आता है, हेलो सर, आप कैसे हैं? तभी अजय कुमार कहते हैं मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़की पूछती है कि सर आप कहाँ से हैं? तभी अजय कुमार कहते हैं कि मैं देहरादून के राज रोड में रहता हूँ। तभी लड़की कहती है अच्छा, एक जगह है दालन, उसी इलाके में हम भी रहा करते थे और मेरे माता पिता का देहांत हो गया। तभी मेरे एक चाचा हैं, वो मुझे लेकर लंदन आ गए, अब मैं लंदन में रहती हूँ। अब अजय कुमार और चांदनी की बातें अक्सर होने लगती हैं चैटिंग द्वारा और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहराने लगती है। अब इनका ज्यादातर वक्त चैटिंग में ही गुजरा करता था, क्योंकि चांदनी ने भी बताया कि उसका भी लंदन में कोई बहुत ज्यादा यार दोस्त नहीं है, इसलिए जब भी उसके पास टाइम मिलता है तो वो इनसे बात कर लिया करती है। कई बार व्हाट्सएप कॉलिंग, कई बार मैसेंजर कॉलिंग में भी इनकी बात हुआ करती थी। अब दोनों गहरे दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे दोस्ती गहरा गई थी। अब दोनों अपनी सुख दुख की बातें भी एक दूसरे से शेयर करने लगे और जब दोस्ती गहरी हो गई तो एक दिन अचानक चांदनी का फोन बंद हो जाता है और लगभग 10-12 दिन तक फोन ऑफ रहता है। यहाँ पर अजय कुमार बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं कि आखिर क्या वजह हो गई जो चांदनी का फोन बंद जा रहा है। और तकरीबन 12-13 दिन बाद फिर चांदनी का मैसेज आता है। तभी अजय कुमार पूछते हैं कि क्या हो गया था और 10-12 दिन तुमने बात क्यों नहीं करी? तभी वो चांदनी कहती है कि दरअसल मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और अब उनका देहांत हो गया है। मैं वही उसी में बिजी थी, लेकिन एक समस्या है कि यहाँ पर लंदन में ही एक ओल्ड पार्क है और वहां पर मेरे चाचा के करोड़ों की कोठी है और यहाँ की गवर्नमेंट को अगर मैं अपना इस कोठी पर मालिकाना हक नहीं जताऊंगी तो ये कोठी लैप्स हो जाएगी और इसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे इंडिया आना पड़ेगा और जब डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं इंडिया आऊंगी इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। इतना सुनकर अजय कुमार खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, जब आओगी तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तभी चांदनी कहती है जी बताइए। तो अजय कुमार कहते हैं कि जब आप लंदन से इंडिया आओगी तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने आऊंगा। तभी चांदनी भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और फिर एक दिन चांदनी अपने फ्लाइट का टाइम अजय कुमार को भेज देती है और अजय कुमार अपनी कार लेकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर जो फ्लाइट का टाइम होता है वो उसी टाइम से कुछ देर पहले पहुंचते हैं और वहां खड़े रहते हैं। जब चांदनी नहीं आती तभी वो फिर वहां पर पता करते हैं कि जो लंदन से फ्लाइट आने वाली थी क्या वो आ चुकी है। तभी वहां पर पता चलता है कि हाँ फ्लाइट आ चुकी है, लेकिन वो चांदनी बाहर नहीं निकलती। तभी वो काफी देर तक अजय कुमार उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब 2-4 घंटे हो जाते हैं इसके बाद भी चांदनी नहीं आती, तभी अजय कुमार वहां से एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं और दिल्ली के बसंत विहार में एक होटल लेते हैं और उसी होटल पर रुक जाते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास चांदनी का फिर से फोन आता है और अब चांदनी रो रही होती है। तभी अजय कुमार कहते हैं कि क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो? तभी चांदनी अजय कुमार से कहती है कि दरअसल मैं जैसे ही एयरपोर्ट में आई और निकलने वाली थी कि मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। तो अजय कुमार पूछते हैं क्या वजह हो गई, क्यों रोका है? तभी चांदनी कहती है कि दरअसल मैं अपनी पूरी ज्वेलरी पहन कर आई थी। तभी एयरपोर्ट वालों ने कहा कि इतनी ज्वेलरी आप लेकर आई हैं ये अलाउड नहीं है और इसीलिए मुझे यहाँ पर रोक लिया है। और ज्वेलरी पूरी इसलिए मैं लेकर आई कि अकेले अगर घर पर रखती तो हो सकता वहां से चोरी हो सकती थी। अजय कुमार कहते हैं परेशान मत हो और आपको कुछ नहीं होगा। तभी चांदनी कहती है कि एयरपोर्ट वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि अगर 5 लाख रुपए दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तभी अजय कुमार कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और कल सुबह बैंक खुलते ही मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। अगले दिन जैसी बैंक खुलती अजय कुमार
SBI बैंक पहुंच जाते हैं और बताए हुए अकाउंट पर वो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि मेरी चांदनी से मुलाकात होना है। और जब कुछ वक्त ऐसे गुजर जाता है, इसके बाद भी चांदनी नहीं आती, तो फिर वो उदास हो जाते हैं। और कुछ देर बाद फिर एक फोन आता है उनके फोन नंबर पर, और वो कहते हैं कि मैं असल में एयरपोर्ट से अधिकारी बोल रहा हूं और चांदनी को हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि ये लंदन से आई है और तुम इनके रिश्तेदार भी नहीं हो, और एक तो इतनी ज्यादा ज्वेलरी भी ले रखी है और ऊपर से 5 लाख रुपए अकाउंट में भी डलवा दिए, तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया गया है। अगर तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो 20 लाख रुपए दे दो। तभी अजय कुमार कहता कोई बात नहीं, मैं 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, आप मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए। तभी फिर अजय कुमार उस बताए हुए अकाउंट नंबर पर 20 लाख रुपए डलवा देते हैं। इसके बावजूद भी चांदनी नहीं आती, और फिर किसी न किसी का अधिकारी का फोन आता रहता है, और इस तरीके से उनके अकाउंट में जितने रुपए होते हैं वो सारे बताए हुए अकाउंटों पर अजय कुमार पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन चांदनी फिर भी नहीं आती। फिर एक फोन आता है कि 5 लाख रुपए और चाहिए। तभी अब उनका अकाउंट खाली हो चुका था, क्योंकि उनके अकाउंट में 97 लाख रुपए थे और वो पूरे खाली हो चुके थे। तभी वो अपने बेटे को फोन करके कहते हैं कि मुझे अर्जेंट में 5 लाख रुपए की जरूरत है। तभी बेटा कहता है कि पापा आपके अकाउंट पर तो काफी पैसा है, आप उसी अकाउंट से 5 लाख रुपए दे दो। तभी अजय कुमार कहते हैं कि आप मुझे 5 लाख रुपए भेजो और फिर मैं बाकी बाद में बात बताऊंगा। तभी वो 5 लाख रुपए बेटा भेज देता है, और वो 5 लाख रुपए भी वो बताए हुए अकाउंटों पर ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी तरीके से लगभग 36 घंटे गुजर जाते हैं। 36 घंटे के बाद फिर चांदनी का फोन आता है, और वो अब इस बार बेहताशा रो रही थी। अजय कुमार पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। वो चांदनी कहती है कि दरअसल अब मुझे दूतावास वालों ने पकड़ लिया है और मुझे अलाउड नहीं कर रहे हैं आने के लिए, और कहते हैं तुम्हें वापस लंदन जाना पड़ेगा और फिर दूसरी ट्रिप में आप आ सकती हैं। तभी अजय कुमार कहते हैं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब जब अगली बार आना तो अब ज्वेलरी लेकर नहीं आना, क्योंकि तुम्हें तो वैसी डॉक्यूमेंट्स लेने इंडिया आना पड़ेगा, फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी। और इतना कहकर फोन कट हो जाता है। और इसके बाद अजय कुमार अपने देहरादून आ जाते हैं, और देहरादून आने के बाद में देखते हैं कि अब उस सोशल मीडिया पर उनसे चैट नहीं हो पा रही थी, ना बात हो पा रही थी, क्योंकि चांदनी ने उनको अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब इससे अजय कुमार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और सिर्फ चांदनी की यादों में खोए रहते हैं। अचानक जब बेटे को पता चलता है कि पापा की तबीयत खराब है, वो मुंबई से देहरादून आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके पापा एक मायूस होकर बेड पर पड़े हुए हैं। तभी पूछते हैं पापा क्या बात है। तभी अजय कुमार अपने बेटे से सारी बात बता देते हैं। अजय कुमार का बेटा कहता परेशान मत हो पापा, और आप मुझे बैंक की पासबुक दो और मैं बैंक होकर आता हूँ। तभी अजय कुमार अपनी पासबुक देते हैं, तो बेटा जब बैंक जाता है तो उन सारे अकाउंटों को पता करता है जिन अकाउंटों पे उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे, और उनको ये समझ में आ जाता है कि पापा के साथ फ्रॉड हुआ है। तभी वो नजदीकी थाने पर जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं। थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं हरीश, इनकी FIR दर्ज कर लेते हैं और खोजबीन पे लग जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हरीश को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी, और इसी तरीके से 8 महीने गुजर जाते हैं। तब जाके हरीश भी सोचने लगता है, और वो सोचता है कि अब इनको इन्हीं के जैसा दिमाग इस्तेमाल करके ही पकड़ा जा सकता है। तभी हरीश फिर अपना एक फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाते हैं, और उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा वो पैसे वाला और रिच है। और फिर उसी फेसबुक ID पर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि उस लड़की ने अपने कोई भी अकाउंट बंद नहीं किए थे, क्योंकि वो सारे जो अकाउंट थे वो सारे फेक अकाउंट थे, और जिन अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर करवाया था वो सारे बैंक अकाउंट भी फेक होते हैं। तभी कुछ 1-2 दिन के बाद में चांदनी इंस्पेक्टर हरीश की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो बात करते करते एक लोकेशन निकालकर एक दिन हरीश उनको दबोच लेता है, और जब दबोचता है तो पता चलता है कि वो चांदनी नाम की लड़की ही नहीं थी, बल्कि एक लड़का होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है नवीनता, और उसका जो साथ दे रहे थे एक साथी का नाम होता है विक्रम सिन्हा।
और दूसरे साथी का नाम होता है जोग बाघा। अब इन तीनों लोगों को हरीश गिरफ्तार कर लेता है और इनको जेल भेज देता है। अब इनके खिलाफ कोर्ट पर मुकदमा चल रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।